राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सीटेट के लिए दोस्तों मैं तैयारी आपकी करा ही रहा हूँ, PYQ सारी करा रहा हूँ। लास्ट टाइम प्रिपरेशन जो है वो यही होती है। अगर आप लास्ट टाइम पर नोट्स लेके बैठते हो तो आपकी प्रिपरेशन पूरी नहीं हुई है। तो लास्ट टाइम प्रिपरेशन यही होती है। तो दोस्तों, कल मैंने आपके इसी सेट का CDP के वीडियो करा दी थी। अगर आप सिर्फ यही वीडियो देख रहे हो तो आप प्लेलिस्ट जाके देख सकते हो, दोनों जूनियर और सीनियर लेवल की दोनों। तो आप प्लेलिस्ट जाके देख सकते हो दोस्तों। इसकी जो है आपकी जूनियर लेवल में पड़ी हुई है CDP की क्लास, तो वो आप देख सकते हो। अब इस सेट की जो है मैं आपको सोशल साइंस के क्वेश्चंस कराऊंगा, उसके बाद आपकी जो है हिंदी और इंग्लिश बच जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन से बौद्ध साहित्य में बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों का वर्णन मिलता है। वो है सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और बुद्ध चरिता। तो दोस्तों, जो आपका सही उत्तर है वो है बी। वो आपका मिलता है विनय पिटक में। आइए जानते हैं। महात्मा बुद्ध का मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, कन्नौज नगर निम्नलिखित वंशों में से कौन से वंशों के बीच में विवाद का केंद्र बिंदु था। वो है आपकी प्रतिहार, राष्ट्रकूट पाल, राष्ट्रकूट पाल पल्लव, पल्लव पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट प्रतिहार पल्लव। तो दोस्तों, ए आपका सही उत्तर है। ए है प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। उत्तर भारत का अत्यंत प्राचीन एवं प्रसिद्ध नगर कन्नौज उत्तर प्रदेश में फतेहगढ़ एवं कानपुर के मध्य स्थित है। इसका प्राचीन नाम कान्यकुब्ज और कुशस्थल और गांधीपुर था। कन्नौज का वैभव 7वीं शताब्दी से शुरू हुआ, जब हर्षवर्धन ने इसे अपनी राजधानी बनाया। हर्ष के पश्चात कन्नौज पर अधिकार करने के लिए पाल, प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट राजवंशों के मध्य त्रिकोणात्मक संघर्ष 783 ईस्वी से 1915 ईस्वी तक चलता रहा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, मिस्र के रोसेटा नाम के कस्बे में एक उत्कीर्णित पत्थर मिला है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उस पर उत्कीर्णित है। रोमन, यूनानी, अरामेइक और लैटिन। तो दोस्तों, बी सही उत्तर है आपका। बी है यूनानी। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, चोल राजा राजेंद्र प्रथम द्वारा 11वीं शताब्दी में बनाए गए विश्व मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही विकल्प पर चुनाव कीजिए। तो दोस्तों, सही सूर्यपीठ का पालों से, नदी मूर्ति कलिंगों से और भैरव की एक प्रतिमा पूर्वी चालुक्यों से और काली की मूर्ति चालुक्यों से। अब दोस्तों, यहाँ कोड दिए हुए हैं, हमें सही सुमेलित करना। तो डी आपका सही उत्तर है। आइए, सूर्यपीठ का चालुक्यों से, नदी मूर्ति पूर्वी चालुक्यों से, भैरव की एक प्रतिमा कलिंगों से और काली की मूर्ति पालों से। ठीक है दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखें। इसमें बार बार मोस्ट रिपीटेड की भी मैंने एक वीडियो बनाई है। अगर आप सिर्फ यही वीडियो देख रहे हैं तो आप एक बार जाके प्लेलिस्ट जरूर देखो और बाकी की सारी एक बार वीडियो जरूर देख लो। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन 17वीं 18वीं शताब्दी के दौरान सिक्कों के बारे में सत्य नहीं है। सिक्कों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। उनकी संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती हैं। राखी व्यवस्था के तहत उन्होंने मुसलमानों ने उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर उन्हें संरक्षण प्रदान किया। और है, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को इस विश्वास के साथ प्रेरित किया कि उनके भाग्य में शासन करना था, राज करेगा खालसा। यहाँ आपके कोड दिए हुए ABCD आपको बताना है क्या सही है। तो यहाँ पे इन्होंने सही वाला नहीं बताया है, क्योंकि इसमें वो ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ विभाग ने सबको कॉमन सबको इस क्वेश्चन का सही उत्तर दिया होगा। 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो गए थे। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी। 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया। 18वीं शताब्दी में कई योग नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थीं। सिखों ने राखी व्यवस्था
स्थापित की, जिसके अंतर्गत तो दो यहाँ पे है दिए गए विकल्पों में से सभी विकल्प सिख समुदाय के बारे में सही है, अतः कोई भी विकल्प है वो उस समान नहीं है। ठीक है। वीरशैव आंदोलन की स्थापना किसने की? ज्ञानेश्वर, शंकर, बसवन्ना और रामानुज। तो दोस्तों सही उत्तर है आपका बसवन्ना। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ जिसका नेतृत्व बासवन्ना 1108 से 68 नामक एक ब्राह्मण ने किया। ठीक है दोस्तों ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, प्रश्न और साथ में व्याख्या मैं आपको दोनों चीज़ें करा रहा हूँ, कुछ भी अलग से नहीं ला रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं खुद पढ़ रहा हूँ और मैं आपको वही चीज़ बस शेयर कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए। खोंड निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी समुदाय उड़ीसा के जंगलों में रहता है? खोंड, मुंडा, गोंड और खासी। तो दोस्तों खोंड जो है वो आदिवासी उड़ीसा के जंगलों में रहते हैं। 19वीं सदी का तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे। बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समुदाय पशुओं का शिकार करके अपने वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। उड़ीसा के जंगल में रहने वाले खोंड समुदाय इसी तरह का एक समुदाय था। पंजाब में वन गुज्जर, आंध्र प्रदेश में लावड़िया, कुल्लू में गद्दी समुदाय, कश्मीर में बकरवाल और छोटा नागपुर में मुंडा। चोल अभिलेखों में अभिलेखित इन शब्दों को देखिए और सही उत्तर वेलन, वगाई, देवदान, पल्ली चंदम और शाला भोग। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर है वो है आपका ए में क्या है? सभी 4 भूमि की श्रेणियां हैं। बी, चारों माप की इकाइयां हैं। सभी 4 प्रकार के कर हैं और चारों मंदिर के महत्वपूर्ण अंग हैं। तो दोस्तों ये जो चारों हैं ये क्या है? भूमि की श्रेणियां हैं। चलो, राजा राममोहन रॉय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उन्हें ब्राह्मो सभा नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था। वह भारत में पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के विरुद्ध थे। उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी और वह महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता व समानता के पक्षधर थे। तो दोस्तों बी सही है, वह भारत में पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के विरुद्ध थे। चलिए अगला प्रश्न है, अभिकथन और तर्क, इनके दोस्तों विकल्प समान रहते हैं। आइए, 19वीं सदी के भारतीय समाज के संबंध में कथन ए तथा आर को पढ़ें तथा सही विकल्प का चयन करें। तो आपका अभिकथन है, जाति व्यवस्था के विरोध में उठे आंदोलन के प्रतिक्रिया में रूढ़िवादी हिंदू समाज ने भी सनातन धर्म सभा तथा ब्राह्मण सभा जैसे संगठन स्थापित किए। और तर्क है, इन संगठनों का मकसद यही था कि हिंदू धर्म में जाति ऊंच नीच को महत्व दिया जाता है, उस पर कोई आंच न आए, तब वे साबित करना चाहते थे कि इस बात को धार्मिक ग्रंथों में भी मान्यता मिली हुई है। तो दोस्तों जो आपका सही उत्तर है वो है ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। समाज सुधारकों हरिदास ठाकुर और ईवी रामास्वामी नैयर के विश्वास में कौन सा कथन सत्य है? समाज में भेदभाव का सामना कर रहे जाति समूहों के लिए कार्य किया। दोनों ब्राह्मणों ने उन ग्रंथों के विरुद्ध थे जो जाति प्रथा के समर्थक थे। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ए है। ए और बी दोनों सत्य हैं। समाज सुधारक हरिदास ठाकुर और ईवी रामास्वामी नैयर दोनों ने समाज के भेदभाव का सामना कर रहे जाति समूहों के लिए कार्य किया। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अठारह सौ 85 में देश भर के प्रतिनिधियों ने बम्बई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। दोस्तों 1885 में ही राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इनका प्रथम अधिवेशन 1885 में हुआ था। इसके बाद लगातार इनका हर साल अधिवेशन हुआ था। ठीक है, सेवानिवृत्त ब्रिटिश ऑफिसर एओ हुम ने विभिन्न क्षेत्रों को भारतीयों के साथ लाकर कांग्रेस बनाने में अहम भूमिका निभाई। दोस्तों ये सही है। आइए, बी सही है, ए और आर दोनों सही है, पर व्याख्या सही नहीं है बस। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किसने गांधी महाराज की जय का नारा दिया था? मिल मजदूरों ने, चाय बागान मजदूरों ने, नील की खेती करने वाले मजदूरों ने, किसानों ने। तो बी आपका सही है, चाय बागान मजदूरों ने। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे?
जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों जो आपका सही उत्तर है वो है सी राजगोपालचारी। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन 1947-48 थे। चक्रवर्ती राजगोपालचारी 1948 से 1950 भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। कथन ए, बी और सी एक ग्रह की विशेषताओं का वर्णन करते हैं। उस ग्रह की पहचान करें। सूर्य से दूरी के हिसाब से यह तीसरा ग्रह है, आकार में यह पांचवा ग्रह है और यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा मंगल, बुध, वीनस और अर्थ पृथ्वी। तो दोस्तों पृथ्वी आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि जो ये खूबियाँ दी हैं, सूर्य की तरफ से तीसरा ग्रह पृथ्वी है, आकार में यह पांचवा ग्रह है और ध्रुवों से थोड़ी चपटी है। चलिए, भारत में केंद्र सरकार के कार्यालयों के खुलने का समय 9 बजे पूर्व भारतीय मानक समय है। गांधीनगर के समीप 72 डिग्री 45 पूर्व देशांतर और पटना के समीप 85 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों के खुलने का स्थानीय समय क्या होगा। दोस्तों ये समय वाला प्रश्न हर सेट में आ रहा है, तो आप इसको जरूर कर लें। 9:39 AM से 8:50 AM, 8:50 AM से 9:39 AM और 8:21 AM से 9:10 AM, 9:10 AM से 8:21। तो दोस्तों आपका सी जो है वो सही उत्तर है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए तथा विकल्प का चयन कीजिए। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान एशिया में स्थित है। विषुवत वृत्त एशिया से होकर गुजरता है। एशिया तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। केवल कथन सही है, केवल कथन ए और बी सही है और केवल कथन डी सही है, केवल सी सही है। तो आपका सी उत्तर दोस्तों सही है। सी है आपका केवल कथन डी सही है। डी क्या है कथन? एशिया तीसरा सबसे बड़ा डी कथन है दोस्तों। डी केवल सही है और डी क्या है? एशिया पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है, ईस्ट में पड़ता है, ये बात आपको पता ही है। चलिए, भारत भी अगर पूछा जाए तो आपका ईस्ट में पड़ता है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के बाद सही विकल्प का चयन कीजिए। वायु की पतली परत पृथ्वी का अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिसमें हम लोग सांस लेते हैं। यह हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाती है। केवल ए और बी सही है, केवल बी सही है, केवल सी सही है और ए और बी सी तीनों सही है। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर है ए और बी और सी तीनों सही है। जब भ्रंशोष्ठ पर्वतों का निर्माण होता है तब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है, बहुत बड़ा भाग विस्थापित हो जाता है, बहुत बड़ा भाग एक ही समय में टूटता और विस्थापित होता है। भूमि का केवल छोटा सा भाग ही टूटता या विस्थापित होता है। पर्वत 3, तो सी आपका सही है दोस्तों, बहुत बड़ा भाग एक ही समय में टूटता और विस्थापित होता है। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, वर्लित पर्वत, ब्लॉक पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। जब भ्रंशोष्ठ पर्वतों का निर्माण होता है तब बहुत बड़ा भाग एक ही समय में टूटता और लंबवत विस्थापित होता है। ऊपर उठे ब्लॉकों को होस्ट और नीचे वाले ब्लॉकों को ग्रेवन कहा जाता है। यूरोप में राइन घाटी को वासेजस पर्वतों से उदाहरण है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है यदि आप गोंपा घास के दौरान वह हिमनद देखना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की यात्रा करनी होगी। हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, असम। तो दोस्तों आपको लद्दाख की यात्रा करनी होगी। चलिए अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा देश सहारा रेगिस्तान में स्थित नहीं है। अल्जीरिया, माली, नाइजर, जाम्बिया। तो डी आपका सही उत्तर है जाम्बिया। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कथन और ए और बी दोनों को पढ़ना है। तो आपका कथन ए है नाइट्रोजन वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। कथन बी है इसका बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम और जलवायु को प्रभावित करता है। तो आपका सही उत्तर है सी। क्या ए सही है लेकिन बी गलत है। चलिए
लू निम्न में से किस प्रकार का पवन का उदाहरण है? स्थायी पवन है, मौसमी पवन है, स्थानीय पवन है और ध्रुवीय पवन है। तो सी है दोस्तों स्थानीय पवन है, जो गर्मियों में आपकी लू चलती है दोस्तों, आपने इसका कभी सामना भी किया होगा। चलिए, निम्नलिखित कथनों ए तथा आर के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है पर्वतीय क्षेत्र में बहुत ही कम लोग निवास करते हैं। तर्क है तीव्र ढाब वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल हैं। तो आपका सही उत्तर है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए और आर दोनों गलत है। तो आपका सही उत्तर दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। निम्न में से कौन सा खनिज काला सोना कहलाता है? पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, मैग्नीज, कोयला। दोस्तों ए पेट्रोलियम को यहाँ पे दोस्तों ये पेट्रोलियम कह रहे हैं, वैसे कोयला होता है। चलिए, पेट्रोलियम का काला सोना कहा जाता है। पेट्रोलियम उसके व्युत्पन्न को काला सोना कहते हैं क्योंकि वे बहुत मूल्यवान होते हैं। पेट्रोलियम को अवसादी चट्टान से निकाला जाता है। चलिए, निम्न में से किस उद्योग को आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है? इस्पात व स्टील उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, रसायन उद्योग, ऑटोमोबाइल उद्योग। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है, ए है इस्पात व स्टील उद्योग। मिल्पा, रोका और लदांग निम्न में से किस प्रकार की कृषि के अन्य नाम हैं? स्थानांतरित कृषि, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि, वाणिज्यिक कृषि। तो ए है स्थानांतरित कृषि। मिल्पा, रोका और लदांग स्थानांतरित कृषि के प्रकार हैं। स्थानांतरित कृषि एक व्यापक खेती पद्धति है। इसके अंतर्गत भूमि के एक भूखंड को अस्थायी रूप से साफ किया जाता है और उसमें खेती की जाती है। चलिए दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका में 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने एक आधार पर भेदभाव का निषेध कर दिया। नस्ल, धर्म, जेंडर, राष्ट्रीय मूल। आपको यहाँ कोड दिए हुए हैं, बी आपका सही है, बी है ए, बी और डी। ए बी है नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन से कारण ग्रामीण जीविकोपार्जन को असुरक्षित बनाते हैं? सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भरता, उत्पादन को ग्रामीण सहकारिता में बेचना, कीट हमले में फसलों का नष्ट हो जाना और है आपका साहूकारों से कर्ज उठाना। तो दोस्तों सी आपका सही उत्तर है, कीट हमले में फसलों का नष्ट हो जाना। सी है आपका सही, ए, सी और डी। तो और है आपका एक और है दोस्तों, साहूकारों से कर्जा उठाना और है सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भरता। अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायत का आमदनी का स्रोत नहीं है? घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाला कर, समुदाय को काम के लिए मिलने वाला दान, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि और पंचायत सचिव की निजी संपत्ति पर किराया। तो डी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है और डी हो जाएगा पंचायत सचिव की निजी संपत्ति पर किराया। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नगर निगम के चुनाव के उद्देश्य से गठित किए गए क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों को के रूप में जाना जाता है? परिषद, वार्ड संख्या, खंड, क्षेत्र। तो बी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, बी है वार्ड खंड। नगर निगम के चुनाव के उद्देश्य से गठित किए गए क्षेत्रीय चुनाव क्षेत्रों को वार्ड खंड के रूप में जाना जाता है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करता है? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, गिग इकोनॉमी। तो दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करता है। प्राथमिक क्षेत्र में भारत सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है। यह क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होता है। चलिए, अगला प्रश्न है, मौसमी बेरोजगारी निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के साथ जोड़ी जा सकती है? खेती, दुग्ध सहकारिता और कॉल सेंटर, चीनी मिट्टी के बर्तन बनाना। तो ए है दोस्तों आपका खेती। अगला प्रश्न है, एक लोकतांत्रिक सरकार का आधारभूत सूचक का होना, लागू करना, प्रतिनिधित्व की अनुपातिक व्यवस्था, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, फास्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो है आपका बी, एक लोकतांत्रिक सरकार का आधारभूत सूचक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का होना, लागू करना। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है कि जाति, वर्ग, रंग, धर्म या लिंग के भेदभाव के बिना सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार दिया जाना चाहिए। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम में वर्ष 2005 में हुए बदलाव महिलाओं को किस तरह लाभान्वित करेगा? यह महिलाओं के माता पिता की संपत्ति के बराबर हिस्सा दिलाता है। यह पुत्रों की तुलना में पुत्रियों को संपत्ति में अधिक हिस्सा दिलाता है। तो दोस्तों माँ बाप की संपत्ति में बराबर का हिस्सा दिलाता है। आपका सही उत्तर यही होगा। जब विकासात्मक गतिविधियों के कारण आदिवासी समूह को उनकी भूमि से विस्थापित किया जाता है तो परिणाम स्वरूप वे अपना अधिकार खो देते हैं। रीति रिवाज,
आय और आजीविका, जंगल में प्रवेश के स्रोत, वंचित समुदाय के रूप में स्थिति। तो आपका सही उत्तर है दोस्तों ए, बी और सी। ठीक है दोस्तों, ए, बी और सी, रीति रिवाज, आय और आजीविका के स्रोत और जंगल में प्रवेश। अगला प्रश्न है, इतिहास में तिथियों एवं वर्षों को सूचित करने के लिए प्रयोग में आने वाली वर्तमान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आपके जो ऑप्शन है वो ये हैं, अतीत ने वर्तमान को कैसे प्रभावित किया, इसकी जांच किए बिना इतिहास पूर्ण रूप से अतीत पर निर्भर करता है। इतिहास मानव चेतना के व्यक्तिगत और समूह दोनों पहुंचने में विकास की कहानी है। और है, इतिहास अतीत और भविष्य में प्रगतिशील परिवर्तनों को घटनाओं के बीच एक संवाद है। और है, निरंतरता और सुसंगतता इतिहास की आवश्यकताएं हैं। तो दोस्तों आपका सही विकल्प हो जाएगा डी, ए, बी और डी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इतिहास में तिथियों एवं वर्षों को सूचित करने के लिए प्रयोग में आने वाली वर्तमान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो वो है, एडी के स्थान पर बीसीई, बीसी के स्थान पर एडी, बीसीई के स्थान पर एडी और बीसी के स्थान पर बीसीई। तो दोस्तों ए आपका सही है, वो हो जाएगा एडी के स्थान पर बीसीई। इतिहास में तिथियों एवं वर्षों को सूचित करने के लिए प्रयोग में आने वाली वर्तमान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से बीसी के स्थान पर एडी का प्रयोग सही है। और एडी का फुल फॉर्म एनो डोमिनो होता है, जबकि बीसी का फुल फॉर्म बिफोर क्रिस्ट होता है। एडी ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय है, जबकि बीसी ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय है। एडी को हिंदी में ईसवी कहते हैं, जबकि बीसी को हिंदी में ईसा पूर्व कहते हैं। एक शिक्षक प्राथमिक स्रोतों के आधार पर अंग्रेजों की वास्तुकला पर एक परियोजना प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत है? उपन्यास, अखबारों की रिपोर्ट, राष्ट्रपति भवन, मीनाक्षी मंदिर। तो दोस्तों ए जो है वो आपका सही उत्तर है। एक शिक्षक प्राथमिक स्रोतों के आधार पर अंग्रेजों की वास्तुकला पर एक परियोजना प्रदान करता है। इसके लिए प्राथमिक स्रोत उपन्यास हैं। प्राथमिक स्रोतों के अंतर्गत मौखिक इतिहास, आत्मकथा, समाचार पत्र, पूर्ण लेखाकार, सामूहिक प्रश्नावली आदि शामिल हैं। चलिए दोस्तों, वे विभिन्न तरीके कौन से हैं जिनसे किसी परियोजना से अधिगम अनुभवों का अधिग्रहण किया जाता है? अभिलेख, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण, पेन एवं पेपर परीक्षा, स्क्रैप बुक, रेखा चित्र। तो दोस्तों ए, बी, सी, डी। तो आपका जो सही उत्तर है वो है सी, ए, बी और सी। अभिलेख, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण और पेन और पेपर परीक्षा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के मूल्यांकन पहलू का आकलन करते हैं? विभिन्न देशों के बीच न्याय संगत व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया जा सकता है? हरित क्रांति ने भारत को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया है, समझाइए। साम्राज्य के पतन के लिए क्या आप औरंगजेब को उत्तरदायी ठहराएंगे? इमारतों के निर्माण की कला में तुर्कों ने क्या बदलाव प्रस्तावित किया? तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है। ए है, ए, बी और सी। संज्ञानात्मक प्रक्रिया वह होती है जो पर्यावरण के बारे में ज्ञान और समझ प्राप्त करने में मदद करती है। इसके अंतर्गत निम्न प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के मूल्यांकन पहलू का आकलन करने के लिए आवश्यक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार मूल्यांकन क्रियाविधियों के विकास के समय विचार किया जाना चाहिए? वो है आपका दोस्तों, और यहाँ कोड डी आपका सही है। ए और सी केवल, और ए और सी हैं आपके निरंतर और व्यापक मूल्यांकन पर आधारित ज्ञान की समझ बोध को विकसित करने में विद्यार्थियों को सबल बनाना, बोर्ड लेवल स्तरीय परीक्षाओं के संदर्भ में परीक्षा बोर्ड द्वारा प्रदान की गई निर्देशिकाओं का पालन करना। निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन से सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थियों का विश्लेषणात्मक योग्यताओं को आंकने के अवसर उपलब्ध कराते हैं? कौन सा क्षेत्र विश्व के उद्यान के रूप में जाना जाता है और क्यों? कौन सा राज्य फूलों की घाटी के रूप में जाना जाता है? और है, भारत में कौन सा राज्य मसालों के उत्पादन में प्रथम आता है? मसालों के उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या हैं? भारत में कौन से राज्य कर्क रेखा पर स्थित हैं? ए, बी, सी, केवल ए। चलिए डी आपका सही उत्तर है दोस्तों, केवल सी।
भारत में कौन सा राज्य मसालों के उत्पादन में प्रथम आता है? मसालों के उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या हैं? निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के केवल स्मरण पहलू का आंकलन करते हैं? बच्चों के अधिकार की सुरक्षा हेतु भारत सरकार द्वारा कौन से 2 एक्ट पारित किए गए हैं? आकाशगंगा क्या है? हमारी आकाशगंगा से निकटतम कौन सी आकाशगंगा है? क्या आप सोचते हैं कि भारत में धर्म के संबंध में स्वतंत्रता का अधिकार सही प्रकार का कार्य करता है? क्या यह भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है? क्या समस्याएं हो सकती हैं यदि राज्य सरकार को संघीय सरकार 2 भिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा संचालित हों? ए है आपका ए बी। बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु भारत सरकार द्वारा कौन से 2 एक्ट पारित किए गए हैं? आकाशगंगा क्या है? हमारी आकाशगंगा से निकटतम कौन सी आकाशगंगा है? चलिए, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न बहुल परिप्रेक्ष्यों को उपयोग करने या विकास करने के अवसर प्रदान करते हैं? वे कौन से कारक हैं जो किसी क्षेत्र की जलवायु निर्धारित करते हैं? वनों की कटाई के क्या हानिकारक प्रभाव हैं? दक्षिणी अमेरिका के मुख्य भौतिक खंड कौन से हैं? बहुदल तंत्र के क्या गुण एवं दोष हैं? बी जो है वो आपका सही उत्तर है दोस्तों, बी है। ए बी और सी बहुल परिप्रेक्ष्यों को उपयोग करने या विकास करने निम्न अवसर प्रदान करते हैं। ए बी सी वे कौन से कारक हैं जो किसी क्षेत्र की जलवायु निर्धारित करते हैं? वनों की कटाई के क्या हानिकारक प्रभाव हैं? दक्षिणी अमेरिका के मुख्य भौतिक खंड से कौन से हैं? निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यहाँ एक और बात मैं आपको बता दूं, मोस्टली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कर देते हैं, तो इस चीज़ पे ध्यान रखें। संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? आपके हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी पट्टभी सीतारमैया, टी कृष्णाचारी और सी राजगोपाल। तो सी राजगोपालाचारी आपका सही उत्तर होगा। चलिए, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1947, 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950। तो सी आपका सही है, 26 नवंबर 1949। 1950 में लागू हुआ था दोस्तों 26 जनवरी को। निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और सी राजगोपालाचारी। तो आपका सही उत्तर है वो है दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामले में कार्य करता है? वो हम पढ़ेंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार। बी है राज्य सरकार और स्थानीय सरकार निकाय, सी है यूनियन केंद्र शासित प्रदेश और डी है स्थानीय सरकार निकाय। तो आपका सही उत्तर है दोस्तों केंद्र सरकार, राज्य सरकार, निकाय। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जवाहरलाल। तो ये होगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण में अलग हो गया? मुर्शिद कुली खां, नादिर शाह, अली वर्दी खां और बुरहान उल मुल्क। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है, ए है मुर्शिद कुली खां। भारतीय प्रांतों में संपन्नता की दृष्टि से बंगाल का स्थान महत्वपूर्ण था। 1770 ईस्वी में बंगाल को सूबेदार मुर्शिद कुली खां को बनाया गया। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो सी जो है लॉर्ड कैनिंग आपका सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने अवध के ऊपर ब्रिटिश कानून आरोपित किया? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी और है आपका लॉर्ड माउंटबेटन। तो आपका सही उत्तर है दोस्तों लॉर्ड डलहौजी, जनवरी 1948 में। अगला प्रश्न है, कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? नाना साहेब, बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय और बहादुर शाह जफर। तो ये है नाना साहेब ने। कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी? एक कहानी सुनाना, किसी विशेषज्ञ को निमंत्रण करना, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना। तो सी जो है किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना। एडुसेट से क्या अभिप्राय है? दोस्तों एडुसेट बहुत बढ़िया टॉपिक है।
इसको आपको जरूर पढ़ना चाहिए। रॉकेट जिसका उपयोग मानव निर्मित उपग्रहों को सूर्य की कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता है। सौर मंडल में खोजा गया एक नया ग्रह, एक क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाया जाता है, एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह। तो दोस्तों डी आपका सही उत्तर है, एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह GSAT-3 भारतीय अंतरिक्ष संगठन द्वारा 20 सितंबर 2004 में स्थापित एक कृत्रिम उपग्रह है जिसके एडुसैट के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रक्षेपण शिक्षण सेवा प्रदान करने उद्देश्य से किया गया। यह पहला समर्पित शिक्षा उपग्रह है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचवाणी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है? मीराबाई, कबीर, गुरु नानक और रविदास। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है और बी होगा दोस्तों कबीर। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ तथा मृत्यु 1494 में मगहर उत्तर प्रदेश में हुआ था। कबीर 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है किस काल की कृति है? गुर्जर प्रतिहार काल, राष्ट्रकूट काल, चालुक्य काल, गुप्त काल। तो बी है दोस्तों राष्ट्रकूट काल। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, सत्यशोधक समाज और सेवा समाज। तो ए है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज हिंदू धर्म से संबंधित प्रथम धर्म सुधार आंदोलन था। इसके संस्थापक राजा राम मोहन रॉय थे। दोस्तों मैं आपको ये और बता दूं कि आपकी ये वाला जो है सोशल साइंस आपका सामाजिक कंप्लीट हुआ। हिंदी इंग्लिश का बचा है इस सेट का, वो मैं अगले वीडियो में कराऊंगा। अगर आप दोस्तों सिर्फ यही वीडियो देख रहे हैं तो बाकी प्लेलिस्ट में जाके देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहा करो। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।